हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक श्वेता में स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें आपको इग्नू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो समझाया जाएगा, साथ में इग्नू के असाइनमेंट के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। फ्रेंड्स, आपके बिजी डेज में असाइनमेंट बनाना कितना हेक्टिक होता है और टॉपिक को समझना उतना ही हेक्टिक हो जाता है। तो आपकी इग्नू की इस जर्नी में जो भी इग्नू की बुक्स आपको प्रोवाइड की जाती है वो एक हद तक इतने एग्जाम्पल्स प्रोवाइड नहीं कर पाती। तो फ्रेंड्स, आपकी सुविधा के लिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है। आप यहाँ पे इग्नू हिंदी टेक श्वेता पे जाके एक प्लेलिस्ट है जिसमें MST असाइनमेंट करके है, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। मैंने MST 1 MST 2 के भी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। गोदान के आधार पर प्रेमचंद के नारी संबंधी दृष्टिकोण का 100 उदाहरण विवेचन कीजिए। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे। किसी भी क्वेश्चन में यदि हेडिंग डाली जाती है तो अट्रैक्टिव तो हो ही जाती है, साथ में मार्क्स के मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो गोदान प्रेमचंद का अंतिम कृति है और उनकी यह कृति सबसे ज़्यादा प्रौढ़ और परिपक्व मानी जाती है। इस कृति की प्रमुख समस्या कृषि ऋण की समस्या तो है ही, कृषि जीवन का महाकाव्य भी है। ग्रामीण और शहरी कथा के बीच का अलगाव आदि तो है ही, इसके अलावा हम गोदान में स्त्री समस्या की प्रमुखता भी देख सकते हैं। पितृसत्तात्मक अलगाव, स्त्री समस्या की केंद्रीयता और उसके उलझनों को स्पष्ट देखा जा सकता है। वैसे भी यह माना जाता है कि प्रेमचंद के स्त्री पात्र अधिक जीवंत और कर्मनिष्ठ हैं। जैसे गोदान में धनिया से लेकर मालती तक मुख्य पात्रों की एक लंबी सूची है। धनिया एक गांव की औरत है और मालती जो है वो शहर की है। तो दोनों पात्रों को दिखा के इन्होंने ये बताया है कि दोनों में क्या अंतर होता है। इसके अतिरिक्त झुनिया, सिलिया, गोविंदी से लेकर मीनाक्षी और सरोज तक गौड़ पात्रों की भी एक लंबी श्रृंखला है। आपने गोदान पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, झुनिया और सिलिया के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। इन पात्रों को ग्रामीण और शहरी पात्रों के रूप में विभाजित करके इनके अलग अलग दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। इनका चरित्र निम्नलिखित है। अब हम एक एक करके इनका चरित्र देखेंगे। पहले हम झुनिया का चरित्र देखते हैं कि किस तरह से लेखक ने इनके बारे में क्या कहा है, उनका क्या दृष्टिकोण रहा है। तो झुनिया के बारे में कहते हैं, गोबर और झुनिया के प्रेम प्रसंग पर झुनिया के चरित्र में इन प्रकरणों को लिया गया है। कुछ उदाहरण देते हैं। ये वह विधवा है, ये कौन कहते हैं? प्रेमचंद ने लिखा है। वह विधवा है, उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी, अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सूनेपन से उकताकर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भेड़ लेती है। इसका क्या अर्थ है? जो झुनिया होती है वो विधवा होती है और उसके बाद वो जिस तरह से उसका एक तरह से व्यवहार बताया जा रहा है कि वो फिर उसके बाद से यदि उसको लगता है कि कोई उसके पास आ रहा है तो वो क्या करती है? भयभीत हो जाती है और फिर वहाँ जाने से खुद को रोक लेती है। इसी झुनिया के संबंध में लेखक बाद में टिप्पणी भी करता है। देखो, पहले उसका एक चरित्र दिखा दिया कि इस तरह की झुनिया है, लेकिन अभी कुछ टिप्पणी और करेगा जो कि थोड़ा सा दोनों में द्वंद्व लगेगा कि थोड़ी सी चीज़ें अलग है। अब देखो क्या कहते हैं। उसे तरह तरह के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था। 2-4 रुपए उसके हाथ लग जाते, घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था, मगर वह आनंद जैसी महंगी मंगनी की चीज़ हो, मतलब जो भी उसे आनंद की प्राप्ति होती है, अगर वो किसी से बात कर लेती, उसे आनंद की प्राप्ति भी होती, तो उसे क्या लगता था कि ये मंगनी की चीज़ है। उसमें टिकाव ना था और समर्पण ना था। मतलब कुछ टाइम बात कर लो तो उसमें क्या टिकाव नहीं होगा, समर्पण की भावना नहीं होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वो आत्मा समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी। गृहस्थ वो किसान की बेटी थी, तो उसने स्टार्टिंग से ही जो भी संघर्ष होता है उसने देख रखा है, इसलिए उसमें जो गृहिणीत्व
मतलब जो एक मैच्योरिटी होती है वो पहले से ही आ गई है, तो इसलिए वो रसिकों की लगावट और बाजियों ने कुचल नहीं पाया, उसका जो चरित्र है उसको कुचल नहीं पाया। जुनिया जब होरी के घर पर रहने लगी तब एक दिन माता दीन आया। अब देखो एक दूसरा एग्जाम्पल भी बताया जा रहा है चरित्र के बारे में। जुनिया से चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा, वह रोने लगी। माता दीन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ पे भी देखो जुनिया का चरित्र दिखाई देगा, थोड़ा सा अलग दिखाई देगा, पर आप समझ सकते हैं कि जो प्रेमचंद है वो नारी को एकदम से एकाएक कुछ नहीं बोल देते। वो पहले दिखाएंगे कि पहले नारी ऐसी थी, फिर उसके बाद उसका चरित्र कैसे कैसे परिवर्तित होता गया। तो अब देखते हैं, जैसे ही माता दी ने उसका हाथ पकड़ा उसने छुड़ा लिया। इसी समय सोना आती है। सोना कौन होती है? गोबर की बहन होती है। और उसने पूछा, माता दीन क्या करने आए थे? जुनिया बोली, पगहिया मांग रहे थे। मैंने कह दिया यहाँ पगहिया नहीं है। देखो यहाँ पे एक व्यवहार दिखाया गया है कि यहाँ पे जो जुनिया है उसने सच नहीं बताया, यहाँ पे उसने सच को छिपा लिया। इन विरोधी वक्तव्यों से पाठक उलझन में पड़ जाता है। ऐसे अवसर पर वह प्रस्तुत प्रकरण को सत्य मानकर पिछली राय परिवर्तित करता चलता है। कई बार कोई पात्र ऐसा व्यवहार कर देता है जिससे लेखक का वक्तव्य निरर्थक ही नहीं मिथ्या प्रमाणित होता रहता है। देखो इन्होंने सीधे सीधे तो बोला नहीं कि जुनिया ऐसी थी, पहले उसको सही साबित किया, उसको थोड़ा सा उसके चरित्र के बारे में बताया, तो आप डिसाइड करोगे कि कैसा चरित्र था। अब हम धनिया के बारे में पढ़ते हैं। प्रेमचंद ने होरी का किसान के रूप में अधूरा चरित्र ही उपस्थित किया। प्रेमचंद ने किसान नारी की पीड़ा एवं दर्द को किसान जीवन की त्रासदी के साथ ही प्रस्तुत किया था, जिससे धनिया का चरित्र निखर के आता है। होरी के घर में अनाज नहीं है, इसका दर्द होरी को भी है और धनिया को भी है। पुनिया के घर से, पुनिया कौन है? पुनिया पड़ोसन है, जिसके घर से एहसान में अनाज पाकर धनिया की जो ऐठी हुई है उसकी मर्मांत पीड़ा किसान जीवन की पीड़ा है। देखो जो होरी है वो अगर उसके घर में अनाज आता है तो उसको लगता है कि ठीक है सबका पेट भर जाएगा, लेकिन जो धनिया होती है उसको ऐसा नहीं लगता है। उसको अपनी दयनीय स्थिति देख के वो बहुत परेशान होती है और उसको कभी कभी गुस्सा भी आता है। और हैठी का अर्थ यही होता है कि उसको बहुत गुस्सा है और थोड़ी सी पीड़ा में भी है कि उसके घर में खाने के लिए नहीं है। इसी तरह होरी जब बाहर से लुट कर आता है, यानी जब उसको सब लोग परेशान करते हैं, ब्याज पे पैसे देते हैं और वो नहीं दे पाता, उसको लोग परेशान भी करते हैं, वहाँ पर जो धनिया होती है वो उसके सीधेपन पर, उसके भलमानस पर बहुत ज़्यादा खींच जाती है और होरी को कोसती रहती है कि कैसे बाहर जा के लूट के आ जाते हैं। यहाँ होरी धनिया का साझा अनुभव है, मतलब दोनों ही दुख का अनुभव कर रहे हैं। फिर भी धनिया से लताड़ खाता हुआ, जब धनिया गुस्सा करती है उसका लताड़ खाता हुआ होरी धनिया से सहमत भी हो जाता है। इस रूप में धनिया होरी की चेतना का दूसरा पक्ष है, उसी का अधूरा भाग है। अधूरा भाग क्यों कहा गया है? क्योंकि वो जो चीज़ होरी नहीं बोल पाता वो धनिया बोल देती है। धनिया एक विद्रोही चरित्र है जिसे होरी ने अपने मन में नष्ट कर दिया है। बहुत सारा स्वाभिमान होता है, अन्याय सहता रहता है, अत्याचार सहता रहता है, लेकिन जो धनिया होती है वो ऐसा नहीं कर पाती है। तो इसलिए प्रेमचंद ने उस चेतना को धनिया की काया में गढ़कर मूर्तिमान कर दिया। गरीबी, शोषण, अन्याय, अत्याचार, भूखमरी का धनिया का दर्द है, जिसे होरी भी झेलता है और धनिया भी। इसलिए हम देखते हैं कि उनके होरी को ढीला ढाला, गमखोर, सबसे दबने वाला, धर्मभीरू, मर्यादा प्रेमी के रूप में उपस्थित किया गया है और धनिया को स्वाभिमानी, निडर, मेहनती, कर्मठ, साहसी रूप में मिलकर ही वह भारतीय किसान की संश्लिष्ट प्रतिमा बन जाता है। धनिया के बिना वह अधूरा पात्र है। आप देख सकते हैं धनिया का चरित्र कितना महान दिखाया गया है यहाँ पे। वो जबकि गरीब परिवेश से आती है, उसके घर पे खाने के लिए भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो निडर होकर अपनी आवाज़ उठाती है और मेहनती भी बहुत ज़्यादा है। उसके पास खेत नहीं है लेकिन वो काम कर रही है दूसरे के खेत पे भी, बहुत ज़्यादा साहसी है। तो आप देख सकते हैं धनिया ने एक विद्रोह का आवाज़ भी उठाया है, जो आप देख सकते हैं
धनिया अपने बेटे से ब्याही विधवा को समाज के विद्रोह के बाद भी घर में रख दी है। आप देख सकते हैं हमने वो कहती क्या है पता है, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डाले। ब्याह नहीं किया था ना सही, पर उसकी बात तो पकड़ी है मेरे बेटे ने ही। आप देख रहे हैं ये कह रही हैं कि जैसे समाज उसको रहने नहीं दे रहा था कि ये विधवा को ब्याह के लाया है, लेकिन वो अकेली खड़ी है और अपनी आवाज़ उठा रही है। अब हम देखते हैं सिलिया का चरित्र। सिलिया भी प्रेमचंद के गोदान की पात्र है। इसी तरह उपन्यास की दूसरी प्रमुख पात्र है सिलिया। इसका जीवन चरित्र आज भी स्त्री जीवन के लिए प्रासंगिक बना हुआ है। धनिया के ही गांव की स्त्री है सिलिया, जो एक हंसिया की जाति की लड़की है, जिसका प्रेम प्रसंग गोदान उपन्यास में एक बहुत बड़ी सामाजिक द्वंद्व दिखाया गया है। आप देख रहे ये भी गरीब परिवेश से ही आती है, लेकिन क्रांति की नींव भी रखती है। माता दीन जो है एक पात्र है जो घोर शोषक प्रवृत्ति का मनुष्य है, लेकिन उसके लिए सिलिया के मन में आस्था दिखती है। कितना भी अत्याचार करे लेकिन उसके मन में उसके प्रति आस्था ही है। यही आस्था स्त्रियों के लिए हमेशा से घातक रही है। इससे निकल कर ही स्त्री की दृष्टि साफ और चेतनाशील बनती है। सिलिया के कितनी अच्छी बात कही है ना। सिलिया के भीतर अंतर विरोध भी है और वही अंतर द्वंद्व उसे एक दिन अपनी गरिमा और अस्मिता की पहचान भी करवाता है। जिस समय सिलिया की बिरादरी के लोग माता दीन का धर्म भ्रष्ट करते हैं, उसी प्रसंग के बाद सिलिया के भीतर अपनी गरिमा का बोध दिखता है। सिलिया अंत में मजबूत स्त्री के जिस संस्करण में दिखती है, वो नई स्त्री की संरचना है, जिसमें वो अपना ही नहीं अपने साथी पुरुष को भी मुक्ति के रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती है। अब ये किस प्रसंग की बात कर रहे हैं आपको पता है? जो सिलिया है वो एक गरीब परिवेश से आती है और वो माता दीन के यहाँ काम कर रही होती है। उसने एक बार किसी से उधार लिया था और वो काम कर रही थी। क्या कर रही थी? वो गेहूँ जो ओसाते हैं वो काम कर रही थी और उसने कुछ गेहूँ उठा के दे दिया और उस पर माता दीन उस पर बहुत भड़क गया था। लेकिन वहाँ पे भी उसने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट देखा सिलिया ने, और उसने क्या किया, उसने बोला कि अभी मेरे ऊपर दया करो लेकिन बाद में मैं ये कर्ज लौटा दूँगी। लेकिन सिलिया के मन में माता दीन के प्रति कोई वैसी भावना नहीं रही, फिर भी आस्था ही रही। और बाद में सिलिया ने ही माता दीन को इतना मजबूत बनाया, क्योंकि माता दीन एक पंडित था और सिलिया निम्न जाति की महिला थी। बाद में जब समाज उसे स्वीकार नहीं करता है तो सिलिया उसकी मदद करती है। अब हम चरित्र देखेंगे मालती का। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में मालती एक वेश्या नहीं है। वेश्या किसे कहते हैं? जो अपनी ओर लोगों को आकर्षित करती है, जो अपने शोषण के जीवन से बचने की कोशिश करती है। मालती एक विचारशील महिला है और प्रेमचंद के मुताबिक उसका रूप आधुनिक समाज की लड़की जैसा है। मालती के बारे में प्रेमचंद कहते हैं, मालती बाहर से तितली है। तितली क्या करती है? जो फूल पे जा जा के जो भी रस होता है उसका पान करती है। इसी तरह मालती को दिखाया गया है। और भीतर से वो मधुमक्खी है। मधुमक्खी क्या है? मधुमक्खी शहद बनाती है, मतलब कुछ मीठा बनाती है जो उपचार के काम में आता है। तो भीतर से वैसी ही है, बिल्कुल सॉफ्ट हार्ट की। मालती का बाहरी व्यवहार ऐसा लगता है कि वह किसी भी आदर्श बनने की ठान चुकी है, लेकिन उसकी निम्रता उसकी स्त्री के स्वाभाविक भाग्य को पूरी तरह स्पष्ट कर देती है। मालती की विषम परिस्थितियों से उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए ही वह अपना बाहरी प्रदर्शन करती है। मतलब जो उसके मन में बिल्कुल द्वंद्व चल रहा होता है, इसलिए वो अपने बाहरी प्रदर्शन करती है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाद में वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है। मालती और झुनिया जैसे पात्र 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ग्रामीण भारतीय समाज के एक विस्तृत तस्वीर पेश करते हैं, जहां महिलाओं के अधिकारों और ज़रूरतों की अवहेलना की जाती है। मालती जो कि लुभाने और रिझाने की कला में निपुण है, आगे चलकर हाव भाव निपुण अनिर्वाचित नारी से वीतरागी समाज सेविका बन जाती है।
उसके सील का यह परिवर्तन एक छोर से दूसरे छोर तक ही सहज यात्रा करता है। मालती में आए परिवर्तन का प्रभाव स्वयं मेहता की आत्मा को भी छू गया। वह स्वयं अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं, मालती नारीत्व के उस ऊंचे आदर्श पर पहुंच गई थी जहां वह प्रकाश के एक नक्षत्र सी नजर आती थी। अब वह प्रेम की वस्तु नहीं, श्रद्धा की वस्तु थी। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि श्रद्धा किस पे की जाती है। श्रद्धा भगवान पे की जाती है। तो अब वो एक तरह से भगवान का रूप धारण कर चुकी थी। अब वह दुर्लभ हो गई थी। दुर्बलता मनस्वी आत्माओं के लिए उद्योग मंत्र है। वास्तव में वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके बस समाज सेवा में लीन हो जाती है। अब उसका प्रेम त्याग सभी कुछ सेवा में ही निहित रहता है। देखिए, जैसे भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, वो सेवा में हमारी मदद करते हैं, वैसी ही मालती भी क्या करती है, समाज सेवा में लीन हो जाती है। आप देख सकते हैं मालती का जीवन भी कैसे इन्होंने धीरे धीरे से परिवर्तित करते हुए दिखाया है। एकाएक नहीं बता दिया मालती कैसी है, लेकिन पहले उसे दिखाया तितली के जैसे, फिर उसको दिखाया कि नहीं, अब ये मधुमक्खी बन गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखना हर एक क्वेश्चन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो आप ज़रूर लिखें। प्रेमचंद यहाँ उसी सामंती पुरुषवादी मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं जो सिद्धांत रूप में तो स्त्री को देवी का दर्जा देता है, परंतु व्यवहार में एक भोग्या से ज़्यादा नहीं समझता है। देखिए, देवी क्या होती है? जिसके प्रति आस्था रखी जाए। और एक भोग्या क्या होती है? जिसको हर टाइम प्रताड़ित किया जाए। मतलब ऊपर ऊपर से मानते थे कि ये देवी है, लेकिन अंदर से उसका जिस तरह से शोषण होता था, वो मतलब एक भोग्या के जैसी ही दिखती थी। तो यहाँ पे प्रेमचंद ने एक मानसिकता प्रस्तुत किया है जो भी पुरुषवादी समाज में चलता है। क्या? हाँ, प्रेमचंद के मेहता की निगाह में, मेहता को कभी कभी बोल दिया जाता है कि जो भी मेहता बोल रहा है वो प्रेमचंद बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेहता की निगाह में स्त्री के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्य है त्याग, सेवा और समर्पण। अर्थात जिस स्त्री में जितना ज़्यादा त्याग होगा, सेवा होगी, समर्पण होगा, वही सबसे अच्छी स्त्री होगी। इन्हीं मूल्यों से विचलित होकर यदि उसने पुरुष की बराबरी की आकांक्षा में घर की चौखट लागने का प्रयत्न किया तो वह उल्टा हो जाएगी। देखिए, मेहता का पहले क्या विचार था और बाद में कैसे बदला। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में कहा, अब ये प्रेमचंद ने कहा है, जब पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, और जब नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा बन जाती है। वहीं पर धन्या को स्वाभिमानी, निडर, मेहनती, कर्मठ, साहसी रूप में दिखा के प्रेमचंद ने अपनी दृष्टि समाज से लड़ती हुई, विद्रोह करती हुई दिखाया गया है। तो यहाँ पे हर तरह के विचार दिखाए गए हैं, हर तरह के चरित्र दिखाए गए हैं, चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, गांव से हो, शहर से हो, हर एक, चाहे वो दलित हो, हर एक स्त्री को दिखाया गया है कि किस तरह वो अपने अधिकारों से लड़ते हुए आगे बढ़ती है और किस तरह से उसमें विद्रोह की भावना पनपती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।